हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम सौर मंडल से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने सौर मंडल से संबंधित एक महत्वपूर्ण तत्व ग्रहों की चर्चा की थी। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और उन 8 ग्रहों के बारे में प्रत्येक के बारे में विस्तार से जानकारी हम प्राप्त कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम सौर मंडल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं ग्रहों की, तो मैं एक बार पुनः इस बात को शुरू करता हूँ कि ब्रह्मांड में उपस्थित वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं। हम इस बारे में बेटर तरीके से जान चुके हैं कि वे समस्त पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रह हैं। और सूर्य जो अपने आप में एक तारे के रूप में जाना जाता है, सूर्य एक तारा है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी वो ये सोच रहे होंगे कि सूर्य तारा कैसे है, तो ये बता दूं, तारा वे आकाशीय पिंड है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य भी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए सूर्य भी एक तारे के रूप में जाना जाता है। और वे समस्त पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वे समस्त पिंड ग्रह कहलाते हैं। उसी क्रम में आगे चलते हैं। उपग्रह, ये अगला टॉपिक आता है हमारे सौर मंडल में। ब्रह्मांड में उपस्थित वे समस्त पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वे तो ग्रह हैं, और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये मिड में सूर्य हुआ, इसके बाद इसके चारों ओर चक्कर लगाया ग्रहों ने, ये ग्रह हो गए। और उसके बाद इन ग्रहों के जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो होगा उपग्रह। तो हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं, तो कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनके उपग्रहों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी जानकारी हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनके 2 ग्रह जैसे उपग्रह, जैसे मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फिमोस एंड डिमोस। इसके अलावा बृहस्पति के और शनि के उपग्रहों की संख्या ज़्यादा है। तो बात इतनी सी आती है कि उपग्रह वह पिंड हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं और ग्रह वह पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
उसी क्रम में तीसरा टॉपिक आता है क्षुद्र ग्रह। ये एक नया शब्द आता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच कुछ असंख्य छोटे कण मौजूद हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य, जैसे आप देख सकते हैं, ये मंगल ग्रह और ये बृहस्पति ग्रह, इन दोनों के मध्य कुछ छोटे कण मौजूद हैं। इस तरह से कुछ छोटे छोटे कण मौजूद हैं असंख्य संख्याओं में, जिनकी संख्या लगभग लाखों के करीब है और उनसे भी कहीं ज़्यादा हैं ये कण। तो ऐसे छोटे छोटे कणों को क्षुद्र ग्रह का नाम दिया जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य ये कैसे निर्मित हुए, इनकी हम चर्चा करेंगे अभी आगे जाके। लेकिन बात अब इतनी सी हम कर लेते हैं कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य जो छोटे असंख्य कण पाए जाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो तीन चीज़ें हमने सीखी अभी, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह। आगे चलते हैं उसी क्रम में। पार्थिव ग्रह क्या होता है? प्रारंभिक 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। प्रारंभिक 4 ग्रह, ये वाले, जिसमें आता है बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। अब क्यों कहलाते हैं ये पार्थिव ग्रह, जरा इसको भी देखें। ये पार्थिव ग्रह इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी की तरह, पृथ्वी की भांति शैलों और धातुओं से हुआ है। अर्थात जिन चट्टानों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, उन्हीं शैल, उन्हीं चट्टान और धातुओं से इन ग्रहों का भी निर्माण हुआ। इसलिए पार्थिव यानी पृथ्वी की तरह ये ग्रह दिखाई देते हैं। इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के मध्य स्थित हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था इससे पहले, ये 4 ग्रहों के मध्य स्थित हैं सूर्य, और यहाँ आ जाते हैं फिर छोटे छोटे असंख्य क्षुद्र ग्रह। यहाँ क्षुद्र ग्रह आते हैं। तो इन क्षुद्र ग्रह और सूर्य के मध्य स्थित होने के कारण इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इसके बाद के जो ये ग्रह हैं, ये बाहरी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। बाहर के, ये अंदर के ग्रह, और ये वाले बाहर के ग्रह हैं, और ये आंतरिक ग्रह। तो हम देखते हैं इसको दोबारा कि प्रारंभिक जो 4 ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी की तरह शैलों और धातुओं से हुआ है। इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के मध्य स्थित है। जबकि अगला जो टॉपिक आता है हमारा, वह है जोवियन ग्रह। जोवियन, जिसका अर्थ होता है बृहस्पति की तरह। ये शब्द आपके लिए बिल्कुल नए हैं, लेकिन अभी आप इन चीज़ों को ना समझें कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं। आप सिर्फ ये बात सोचें कि जो बताया जा रहा है वो क्लियर हो रहा है या नहीं। मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से 100% तो क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी संपूर्ण रूप की बजाय हम अगर 50% भी इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो ये काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो जोवियन एक शब्द आता है जिसका अर्थ होता है बृहस्पति की तरह, अर्थात वे ग्रह जो बृहस्पति की भांति गैसों से बने हैं, जोवियन ग्रह कहलाते हैं। ये जो बाहर के 4 ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण,
ये 4 ग्रह जो हैं वो गैसीय ग्रह कहलाते हैं। इनकी बात हम पहले भी कर चुके थे। ये 4 ग्रह गैसीय ग्रह, और जबकि ये वाले जो 4 ग्रह हैं ये स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। यानी यहाँ पर स्थल की अधिकता है तो यहाँ पर गैस की अधिकता है। ये चारों ग्रह गैसीय ग्रह हैं, ये वाले। और इनमें जो वायुमंडल पाया गया है, गैसों का आवरण जो पाया गया है, वो बृहस्पति ग्रह की तरह पाया गया है। इसीलिए इन चारों ग्रहों को जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। हम पहले देख चुके हैं ये वाले चारों ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जबकि ये वाले जो चारों ग्रह हैं ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि क्षुद्र ग्रहों के बाद के ग्रह हैं ये वाले, और ये क्षुद्र ग्रहों के अंदर से ग्रह हैं। तो ध्यान दें, जोवियन ग्रह बृहस्पति की तरह, जोवियन का आशय होता है बृहस्पति की तरह, अर्थात वे समस्त ग्रह जो बृहस्पति ग्रह की तरह, जिनमें वायुमंडल पाया जाता है, जिनमें गैसें पाई जाती हैं, वे समस्त ग्रह जोवियन ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। आइए आगे चलते हैं, कुछ और शब्दों की बात करें। एक महत्वपूर्ण शब्द आता है आकाशगंगा। यहाँ देख सकते हैं आप, आकाशगंगा लिखा हुआ है। आकाशगंगा अर्थात असंख्य तारों का समूह। हमें रात्रि के समय जो तारे दिखाई देते हैं कि इन तारों का समूह, ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं जिनकी गिनती करना असंभव है। वैज्ञानिक काफ़ी उन्नति कर चुके हैं, मानव काफ़ी विकास कर चुका है, लेकिन अभी तक तारों की संख्याओं का ज्ञान मानव को नहीं हुआ है। इनकी संख्या असंख्य है, अनगिनत है, जिनको गिनना संभव नहीं है। और इन तारों का समूह जो कहलाता है वो आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक शब्द और देखने को मिलेगा आपको, प्रकाश वर्ष। इस शब्द को देखने से शायद आप ये समझ रहे होंगे कि हम किसी ईयर की यानी सन की, टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ ये जो प्रकाश वर्ष आता है ये कोई समय की बात नहीं है, अपितु दूरी की बात होगी। ब्रह्मांड के अंतर्गत जो ग्रह, उपग्रह, तारे, विभिन्न प्रकार के जो पिंड हैं, उनके मध्य की जो दूरी ज्ञात की जाती है वो इस प्रकाश वर्ष नामक इकाई से की जाती है। ये एक इकाई है जो ब्रह्मांड में दूरियों को मापने का काम करती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है और कई बार अधिकारी स्तर की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है, दूरी का या समय का। यहाँ वर्ष लिखा होने के कारण ये समझा जाता है कि ये दूरी का नहीं समय का मापक है, जबकि ये गलत है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मापक है, और ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के पिंडों की दूरी मापने के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये इकाई है, जैसे किलोमीटर होते हैं, मीटर होते हैं, उसी प्रकार से एक प्रकाश वर्ष इकाई है। क्या है ज़रा देखें। प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का मापक है। जैसे मैंने बताया था, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अपने आप में बहुत ज़्यादा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में प्रकाश इतनी दूरी तक गति कर सकता है। तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 1 साल में प्रकाश
9.5 खरब किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जिसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात प्रकाश एक वर्ष में, प्रकाश मतलब लाइट, ये सोच रहे हैं आप जैसे टॉर्च, मोबाइल का प्रकाश है, मोबाइल की टॉर्च है, या वैसी बैटरी टॉर्च हैं जिनकी हम रोशनी करते हैं। तो ये जो गति करते हैं, देखा होगा आपने घर में जब CFL बल्ब जलाते हैं तो स्विच दबाते ही और कमरे में प्रकाश हो जाता है, रोशनी हो जाती है। बहुत ही 1 सेकंड से भी कम, बहुत छोटे समय में आप रात्रि के समय अंधेरे में, जब बिल्कुल अंधेरा हो, जब टॉर्च जो आता है उसको आकाश की तरफ करें, आप देखेंगे प्रकाश काफ़ी दूर तक चला जाता है। तो ये प्रकाश की गति है। और अगर इसको समय के हिसाब से देखें तो एक साल में जो प्रकाश है वो लगभग 9.5 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ब्रह्मांड के अंतर्गत जो पिंडों को मापा जाता है, यानी कि दूरियों को मापा जाता है, ग्रहों की दूरी जो मापी जाती है, वो प्रकाश वर्ष के अंतर्गत ही मापी जाती है। आइए आगे चलते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। हम बार बार इस शब्द के बारे में चर्चा चल रहे थे, ब्रह्मांड ब्रह्मांड। आखिर ब्रह्मांड है क्या और इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, कैसे बने ग्रह, उपग्रह और विभिन्न प्रकार के पिंड। हालांकि इससे संबंधित कई तथ्य, कई सिद्धांत हमारे सामने आते हैं, लेकिन एक सर्व महत्वपूर्ण सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत जो आता है वो आता है बिग बैंग सिद्धांत। बिग अर्थात महा, और बैंग मतलब विस्फोट। एक वैज्ञानिक हुए थे एडविन हब्बल, जिनका आप नाम देख सकते हैं सामने। एडविन हब्बल नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो एक छोटे से कण के रूप में हुई है। इन्होंने बताया था, पहले हम सामने लिखा हुआ देख लें, कि आरंभिक वर्षों में अर्थात शुरुआती समय में ब्रह्मांड एक छोटे परमाणु के रूप में उपस्थित था, जो धीरे धीरे फैलता चला गया। समय के साथ इसमें विस्फोट आरंभ हुआ, जो बढ़ता गया, और इसके पश्चात लगभग 3 लाख वर्षों के दौरान इसका टेम्परेचर 4200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गया और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ये तो इन्होंने कुछ बातें बताई थी, आप जिसको देख सकते हैं। अब हम कैसे समझें वो ज़रा देखें। हम इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि प्रारंभ में ब्रह्मांड जो था वो एक छोटे से पिंड के रूप में था, एक छोटे से पिंड के रूप में था। समय बीता, ये फैलता चला गया और इसका आकार बड़ा हो गया। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। समय और बीता और समय और बीतने के साथ ये और बड़ा होता चला गया और फैलता गया। यानी एक छोटा सा ये जो पिंड था ये लगातार बड़ा होता चला गया। लगातार बड़ा होने के कारण इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण जो ये छोटा सा पिंड था ये दूर तक फैल गया, और जहाँ जहाँ ये कण गए वहाँ वहाँ से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। समय बीतने के साथ इस विस्फोट के मध्य जो धूल और धुआं उत्पन्न हुआ था वो धीरे धीरे शांत हुआ, समाप्त हुआ। ये पूरा ब्रह्मांड एक पारदर्शी हो गया, यानी पारदर्शी दिखाई देने योग्य, और वर्तमान स्वरूप में आया। ऐसा ये कहा जाता है एडविन हब्बल के द्वारा। तो एडविन हब्बल ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, बिग बैंग सिद्धांत, जिस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक वर्षों में ब्रह्मांड एक छोटे कण के रूप में उपस्थित था, जो धीरे धीरे फैलता चला गया। समय के साथ इसमें विस्फोट हुआ, टेम्परेचर कम होता गया,
और वर्तमान स्वरूप में इसका निर्माण हो गया। इसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में एक बार फिर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने ब्रह्मांड संबंधित, सौर मंडल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा की। सौर मंडल से संबंधित कई अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारेख। धन्यवाद।